नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल RPSC वर्ल्ड पर। देखिए दोस्तों, हम पिछले वीडियोज़ में हमने शुरू कर रखा था हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक क्रिया, जिसमें हमने सकर्मक क्रिया को पढ़ लिया था पिछले वीडियोज़ में। और आज हम पढ़ने वाले हैं अकर्मक क्रिया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात वाक्य का अर्थ बिना कर्म के स्पष्ट हो जाता है, ऐसी क्रियाएं जिनके साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, कर्म की आवश्यकता नहीं होती है अर्थात वाक्य का अर्थ है या भाव है वह बिना कर्म के स्पष्ट हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर अकर्मक क्रिया है, इसके बारे में इसकी जो परिभाषा है इसको बताया गया है। क्या बताया है कि ऐसी क्रियाएं जिनके साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात बिना कर्म के भी वाक्य का अर्थ है वह स्पष्ट हो जाए, तो उन्हें हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। इन क्रिया द्वारा किए गए कार्य का सीधा फल कर्ता पर पड़ता है। ठीक है दोस्तों, जो अकर्मक क्रियाएं होती है इनके द्वारा जो किया गया कार्य होता है वह उसका सीधा फल किस पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है। ठीक है दोस्तों, कर्ता पर पड़ता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? अकर्मक क्रिया बोलते हैं। और क्रिया द्वारा किया गया कार्य का सीधा फल अगर कर्म पर पड़े, ठीक है दोस्तों, कर्ता पर न पढ़कर कर्म पर पड़े तो वहाँ पर कौन सी क्रिया होगी? वहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया। तो अब इसके अकर्मक क्रिया है, इसके उदाहरण देख लेते हैं कुछ अकर्मक क्रिया के। तो उसमें है पहला उदाहरण, तोता उड़ता है। क्या है? तोता उड़ता है। बच्चा सोता है, हाथी नहाता है, घोड़ा दौड़ता है। तो इसमें जैसे तोता उड़ता है, इसमें उड़ना क्रिया है, इसका सीधा फल किस पर पड़ रहा है? उड़ना क्रिया इसका किस पर पड़ रहा है? तोता पर पड़ रहा है, मतलब कर्म इस पर कर्ता पर पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से बच्चा रोता है, बच्चा सोता है। तो बच्चा सोता है तो इसमें क्या है? सोना क्रिया है, ये इसका फल किस पर पड़ रहा है? सीधा बच्चा, मतलब कर्ता पर पड़ रहा है। इसी तरह से नहाता क्रिया है, इसका भी किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है, हाथी पर पड़ रहा है। और दौड़ना क्रिया है, इसका फल किस पर पड़ रहा है? घोड़ा पर पड़ रहा है, कर्ता पर। ठीक है दोस्तों, उपयुक्त सभी वाक्यों में कर्म का प्रयोग नहीं होने पर भी वाक्य का अर्थ पूरा स्पष्ट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है? ये जितने भी वाक्य हैं ऊपर वाले, इनमें कर्ता कर्म का प्रयोग नहीं होने पर भी क्या है? वाक्य का जो अर्थ है या भाव है वह पूर्ण रूप से स्पष्ट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अतः उड़ता, सोता, नहाता, दौड़ता, ये सभी क्या है? अकर्मक क्रियाएं हैं। हिंदी में तैरना, उड़ना, नहाना, जागना, बोलना, सोना, रोना, धोना, टहलना, चमकना, उगना, भागना, थूकना, चीखना, खांसना आदि शब्द प्राय अकर्मक क्रिया के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अब देखते हैं अकर्मक क्रियाओं के भेद। अकर्मक क्रियाएं हैं, उनके भेद कौन कौन से हैं? तो अकर्मक क्रियाओं को मुख्य रूप से इनके कितने भेद हैं? इनके मुख्य रूप से 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। पहला है स्थिरतक या अवस्थाबोधक पूर्ण अकर्मक क्रिया। ठीक है दोस्तों, स्थिरतक या अवस्थाबोधक पूर्ण अकर्मक क्रिया, इसमें क्या होता है? यह क्रिया स्थिरता का बोध कराती है। किसका बोध कराती है? स्थिरता का बोध कराती है। कोई संज्ञा है तो उसका क्या है? संज्ञा है उसकी स्थिरता का बोध कराती है। ठीक है दोस्तों, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को उसकी स्थिरता का बोध कराती है, तथा बिना पूरक पद या कर्म के पूर्ण अर्थ देती है। ठीक है दोस्तों, मतलब यहाँ जहाँ पर इस वाक्य में अगर कर्म नहीं हो तो भी पूर्ण अर्थ देती है, प्रकट करती है। जैसे उदाहरण देखते हैं,
ताजमहल आगरा में बना है, तो इसमें स्थिति दर्शा रहा है कहाँ पर है, कहाँ स्थित है, आगरा में। कहाँ बना है, आगरा में। हाथी सो रहा है, ठीक है दोस्तों, हाथी सो रहा है। वह बैठी है, जीवन जीवन पानी की बूंद है। वह छत पर है और राम दिल्ली में है। ये अकर्मक क्रियाएं स्थिति, अवस्था, अनुमति, दशा का बोध कराती है। ये सभी क्या हैं, सारी स्थिति, अवस्था, अनुमति और दशा का बोध कराती है। फिर देखते हैं दूसरा, गत्यर्थक या पूर्ण अकर्मक क्रिया। गत्यर्थक या पूर्ण अकर्मक क्रिया, इसमें क्या है, यह क्रिया कर्ता की गतिशीलता का बोध कराती है। स्थैर्यक तो क्या कराती थी, स्थिति, दशा, है ना, भाव, इसका प्रयोग कराती थी, बोध कराती थी। लेकिन गत्यर्थक है, यह क्रिया क्या है, यह कर्ता की गतिशीलता का बोध कराती है। लेकिन पूर्णार्थ के लिए किसी पूरक पद या कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि वाक्य का पूर्ण अर्थ प्रकट करने के लिए किसी पूरक पद की आवश्यकता नहीं होती और न ही कर्म की आवश्यकता होती है। जैसे तोता उड़ रहा है, तोता उड़ रहा है। दूसरा है बालक दौड़ रहा है, विमान जा रहा है, नदी बह रही है, चिड़िया चहचहा रही है, रेल चल रही है। इस तरह से इसमें क्या है, पूरक पद की भी आवश्यकता नहीं है और न ही कर्म की आवश्यकता है। फिर भी क्या है, वाक्य का जो अर्थ है या भाव है वह स्पष्ट हो रहा है। इन वाक्यों में बिना कर्म के अर्थ स्पष्ट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, बिना कर्म के या सहायक क्रिया के वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो रहा है। फिर देखते हैं अपूर्ण अकर्मक क्रिया। अपूर्ण अकर्मक क्रिया है, इसमें क्या है, इन क्रियाओं के साथ किसी कर्म की आवश्यकता तो नहीं होती लेकिन पूरक पद की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि क्या है कि कर्म की आवश्यकता तो नहीं है लेकिन पूरक पद है, पूरक पद की आवश्यकता होती है। कालवाचक सहायक क्रिया प्राय इसी श्रेणी में आती है। जो कालवाचक सहायक क्रियाएं होती है वो इसी श्रेणी में आती है। जैसे वह था, तो इसमें कालवाचक कौन सी है, सहायक क्रिया था। अन्ना स्वस्थ है, इसमें कौन सी कालवाचक है, सवेरा हुआ, इसमें कौन सी है, हुआ। सूरज निकला। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, नोट में क्रिया का अकर्मक या सकर्मक रूप उसके प्रयोग पर निर्भर करता है। क्रिया का जो अकर्मक और सकर्मक रूप है वो किस पर प्रयोग करता है, किस पर निर्भर करता है, क्रिया के प्रयोग पर निर्भर करता है। अकर्मक क्रिया भी प्रयोग में सकर्मक हो सकती है। जो अकर्मक क्रियाएं होती है वो भी प्रयोग करने पर हम उसको सकर्मक रूप में बना सकते हैं तथा सकर्मक का प्रयोग अकर्मक के रूप में हो सकता है। कुछ क्रियाएं दोनों रूपों में भी प्रयुक्त होती है। ऐसी क्रियाओं को उभयविध या द्विविधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो दोनों रूपों में प्रयुक्त होती है अकर्मक और सकर्मक में, उनको क्या बोलते हैं, उभयविध या द्विविधि क्रियाएं कहते हैं। उसके बाद में देखते हैं तीसरा, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया है, इसमें क्या है, जब कर्ता एक क्रिया पूर्ण कर दूसरी क्रिया करता है तो पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कोई करता है वह एक क्रिया को पूर्ण करके और शीघ्र ही दूसरी क्रिया प्रारंभ कर देता है। एक क्रिया पूर्ण करके शीघ्र ही दूसरी क्रिया प्रारंभ कर देता है, तो जो पहली वाली क्रिया है वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। दूसरे शब्दों में, जब किसी क्रिया से पहले यदि अन्य क्रिया का प्रयोग किया जाता है तो वह पहले प्रयुक्त क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ठीक है दोस्तों, जो पहली वाली क्रिया है वह कौन सी होती है, पूर्वकालिक क्रिया उसे कहते हैं।
अर्थात जहाँ एक कार्य समाप्त होकर दूसरा कार्य किया जाए, जैसे मैं अभी खाकर चला हूँ, मैं अभी खाकर चला हूँ, तो उसने सबसे पहले कौन सी क्रिया की? खाने की, और उसके बाद में कौन सी क्रिया की? चलने की। तो जो पूर्वकालिक क्रिया इसमें कौन सी होगी? खाना। कौन सी होगी? पूर्वकालिक क्रिया। जैसे पूर्वकालिक क्रिया या तो क्रिया का मूल रूप होती है या उसके साथ कर या करके का प्रयोग होता है। जैसे वह खाना खाकर सो गया, तो इसमें पूर्वकालिक क्रिया कौन सी होगी? सबसे पहले उसने पहले कौन सी क्रिया की? खाने की, खाना खाना, और उसके बाद में सोने की क्रिया की। तो पूर्वकालिक क्रिया कौन सी होगी? खाकर। कौन सी होगी? पूर्वकालिक क्रिया खाकर। अन्य उदाहरण बेटा पाठ पढ़कर खेलो। तो इसमें पूर्वकालिक क्रिया कौन सी होगी? बेटा पाठ पढ़कर खेलो। तो पढ़कर है, यह क्या है? पूर्वकालिक क्रिया होगी। तो पहले पढ़ने की क्रिया हो रही है और उसके बाद में कौन सी हो रही है? खेलने की। तो सब जो पहली क्रिया होगी वह क्या होगी? पूर्वकालिक क्रिया होगी। ठीक है दोस्तों। उसने खेल कूद और पढ़कर विश्राम किया। क्या किया? उसने खेल कूद और पढ़कर उसने विश्राम किया। तो खेल कूद करना, खेलना और पढ़ना, ये दो क्रिया हैं, पूर्वकालिक क्रिया हो गई है। और उसके बाद में विश्राम किया है, यह बाद की क्रिया है। तो पूर्वकालिक जो पहले क्रिया हुई वह पूर्वकालिक क्रिया हो गई। जैसे इसमें खेलना और पढ़ना, यह पूर्वकालिक क्रियाएं हो गई है। वह नहाकर चला गया, तो इसमें नहाना क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। और जाना क्या है? जाना बाद वाली क्रिया है। मोहन लड़कर आया है, तो इसमें लड़ना पूर्वकालिक क्रिया हो गई। मैंने चल के देखा। ठीक है दोस्तों, मैंने चल के देखा। तो सबसे पहले इसमें कौन सी क्रिया हुई है? चलना, और उसके बाद में देखना। फिर उसने चख कर खरीदा, तो चखना फिर खरीदना, ये दो क्रियाएं हैं। तो पूर्वकालिक क्रिया हो गई चखना। उपयुक्त वाक्यों में नहाकर, लड़कर, चल के तथा चख कर पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। यदि दोनों क्रियाएं साथ साथ हों तो ऐसी स्थिति में वह पूर्वकालिक न होकर क्रिया विशेषण होगी। जैसे राम सोकर पढ़ता है। इसमें क्या है? राम सोकर पढ़ता है। तो इसमें दोनों क्रियाएं क्या है? साथ साथ हो रही है। सोकर पढ़ता है, और यहाँ सोकर पूर्वकालिक क्रिया न होकर क्या है? क्रिया की विशेषता बता रही है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, पढ़ने की जो विशेषता है वह बता रहा है, सोकर पढ़ना, तो यह क्रिया विशेषण हो गया। इसी तरह से पूर्वकालिक क्रिया एक तात्कालिक क्रिया भी कहलाती है, जहाँ एक क्रिया की समाप्ति के अनंतर ही दूसरी क्रिया का संपन्न होना पाया जाता है। वहाँ पहली क्रिया तात्कालिक क्रिया कहलाती है। यह धातु के अंत में ते प्रत्यय लगाकर उसके आगे ही जोड़ने से बनती है। जैसे मेरे पहुँचते ही वह रो पड़ा। ठीक है, क्या है? मेरे पहुँचते ही वह रो पड़ा। तो इसमें तात्कालिक क्रिया हो रही है यहाँ पर, जैसे ही वह पहुँचा और वह रो पड़ा। ठीक है दोस्तों, तात्कालिक क्रिया हो रही है। इस वाक्य में पहुँच धातु में अंत में ते प्रत्यय तथा इसके बाद ही लगाने से तात्कालिक क्रिया बन गई है। ठीक है दोस्तों, तात्कालिक क्रिया में अगर हम उसको पहचान करते हैं तो उसमें क्या लगा होता है? या तो ते लगा होगा और ही लगा होगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? तात्कालिक क्रिया होगी। आगे देखते हैं। फिर आगे उदाहरण है, भोजन करते ही वह सो गया। भोजन करते ही वह सो गया। तो इसमें करते ही आ रहा है, तो यहाँ पर कौन सी क्रिया हो रही है? तात्कालिक क्रिया हो रही है। रामू
जहर खाते ही मर गया। रामू जहर खाते ही मर गया, तो खाते ही आ रहा है, खाते ही, तो इसमें ये तो तात्कालिक क्रिया हो रही है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो इसमें तात्कालिक क्रिया है, इसकी पहचान हमें करना आना चाहिए। तो इसमें तात्कालिक क्रिया में क्या होता है, ते और ही प्रत्यय लगे होते हैं। फिर आगे देखते हैं अनेकार्थक क्रियाएं। अनेकार्थक क्रिया, हिंदी में कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनका प्रयोग अनेक भिन्न भिन्न अर्थों में होता है। जैसे खाना, खाना में अब देखो भिन्न भिन्न अर्थ कैसा होता है। मार खाना, हवा खाना, पैसा खाना, कमाई खाना, घूस खाना। फिर लगना है, लगना देखो किस तरह से प्रयुक्त होती है। ठंड लगना, मन लगना, हवा लगना, पानी लगना, मिर्च लगना। इसी तरह से मिलना है, मिलने का अलग अलग रूप है, कैसे प्रयोग होता है। चेहरा मिलना, पैसा मिलना, काम मिलना, सज़ा मिलना, घड़ी मिलना। इसी तरह से छोड़ना है, काम छोड़ना, दाम छोड़ना, पत्र छोड़ना और स्थान छोड़ना। इसी तरह से करना है, नाम करना, छेद करना, हत्या करना। इसी तरह से अन्य प्रयोग भी हो सकते हैं। होना है, होना का किस तरह से होता है, बड़ा होना, बदनाम होना, शाम होना, रात होना, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। देना, धन देना, मार देना, कष्ट देना। मारना, डींग मारना, हाथ पांव मारना, नींद मारना और धन मारना। ऐसी क्रियाएं विशेषण या क्रिया विशेषण शब्दों के साथ प्रयुक्त होती है। इन्हें मिश्र धातु क्रिया भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इन्हें क्या कहते हैं, मिश्र धातु क्रिया भी कहते हैं। आगे देखते हैं अब क्रियाओं के अन्य भेद। तो क्रियाओं के अन्य भेद और कौन कौन से हैं। द्विविधि क्रियाएं, जो क्रियाएं सकर्मक और अकर्मक दोनों रूप में प्रयुक्त होती है उन्हें हम द्विविधि क्रियाएं कहते हैं। तो यह तो पहले ही आ गया द्विविधि क्रियाएं। फिर भी देख लेते हैं। बालक खेलता है, तो बालक खेलता है, तो यहाँ पर कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। बालक कबड्डी खेलता है, तो यहाँ पर कर्म हो गया कबड्डी। तो जो खेलना क्रिया है इसका सीधा फल किस पर पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है। तो यहाँ पर कौन सी क्रिया हो गई, सकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है, अगला फिर देखते हैं वह गाता है। तो इसमें जो गाने की क्रिया है वह उसका फल किस पर पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है। तो यहाँ पर कर्म की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा हो गया, अकर्मक क्रिया। ठीक है दोस्तों, अर्थ यह है कि वह गायक है। ठीक है दोस्तों, वह लिखता है। ठीक है दोस्तों, वह लिखता है, तो यहाँ पर भी कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। तो वह लिखता है, इसका अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ है कि वह लेखक है। वह गज़ल गाता है। ठीक है दोस्तों, अब गाना क्रिया है, इसका फल किस पर पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है, और कर्म क्या है, गज़ल है। तो इस पर यहाँ पर कौन सी क्रिया हो गई, सकर्मक क्रिया हो गई। और वह पत्र लिखता है, तो लिखने की क्रिया है, और इसका फल किस पर पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है, और कर्म है पत्र। तो यहाँ पर फिर से सकर्मक क्रिया हो गई। तो ठीक है दोस्तों, अगर क्रिया का फल है वो कर्ता पर पड़े, क्रिया का फल अगर कर्ता पर पड़े तो वहाँ पर कौन सी क्रिया होगी, वहाँ पर अकर्मक क्रिया होगी। और क्रिया का फल अगर कर्म पर पड़े तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है ये बात। आगे देखते हैं द्विकर्मक क्रियाएं। द्विकर्मक क्रियाएं, जिन सकर्मक क्रियाओं के साथ दो कर्मों की अपेक्षा रहती हो। ठीक है दोस्तों, जिन क्रियाओं के साथ दो कर्मों की अपेक्षा रहती हो, दो कर्मों की मांग रहती हो, उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन ने पुस्तक पढ़ाई। मोहन ने पुस्तक पढ़ाई, इस वाक्य में पूर्ण अर्थ व्यक्त नहीं हो रहा है। यहाँ एक
और कर्म की आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखो किसने पढ़ाई, तो अतः यह वाक्य निम्न प्रकार से ठीक हो सकता है। इसको कैसे कर सकते हैं ठीक? मोहन ने सीता को पुस्तक पढ़ाई। तो यहाँ पर देखो ये ऊपर वाला वाक्य है, इसमें मोहन ने पुस्तक पढ़ाई, तो किसे पढ़ाई इसका हमें इसका उत्तर नहीं आ रहा है इसमें। तो यहाँ पर वाक्य है यह पूर्ण स्पष्ट नहीं हुआ है। तो इसको हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं? इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, मोहन ने सीता को पुस्तक पढ़ाई। तो यहाँ पर देखो कर्म दो कौन कौन से हो गए? पढ़ना, जो पढ़ाना क्रिया है यहाँ पर, और पढ़ाना क्रिया है, इसके लिए कर्म कौन कौन से हो गए? पढ़ाना, क्या पढ़ाना? पुस्तक पढ़ाना, और किसे पढ़ाना? सीता को पढ़ाना। तो यहाँ पर दो कर्म हो गए, सीता और पुस्तक। और कर्ता कौन है यहाँ पर? कर्ता है मोहन। ठीक है दोस्तों, कर्ता कौन है? मोहन है। यहाँ पर पढ़ाई द्विकर्म क्रिया हो गई। ठीक है दोस्तों, जो क्रिया है पढ़ाई, ठीक है दोस्तों, पढ़ाना क्रिया है, यह द्विकर्म क्रिया हो गई। द्विकर्म क्रियाओं में पदार्थ का बोध कराने वाले कर्म मुख्य कर्म तथा प्राणीवाचक कर्म गौण कर्म होता है। इनमें प्राय विभक्ति का प्रयोग गौण कार्य के साथ होता है। जैसे मैं आपको एक तमाशा दिखाता हूँ। मैं आपको एक तमाशा दिखाता हूँ, इस वाक्य में आप गौण कर्म व आप तो क्या है? आप यहाँ पर गौण कर्म है तथा तमाशा मुख्य कर्म है। इस प्रकार के अन्य उदाहरण इस प्रकार से हैं, उसने उसे 100 रुपये दिए, उसने उसे 100 रुपये दिए। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से राम ने हरि को पुस्तक दी। फिर शेर ने बंदर को अपना शिकार बनाया। तो इसमें मुख्य कर्म और गौण कर्म अलग अलग होते हैं। फिर देखते हैं दोस्तों सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होती है? मुख्य क्रिया के रूप को पूरा करने हेतु, मुख्य क्रिया का जो रूप होता है उसको पूरा करने हेतु क्रियाओं को सहायक क्रिया कहते हैं। जो मुख्य क्रिया है उसके रूप को पूरा करने के लिए जो क्रियाएं प्रयुक्त होती है उसे हम सहायक क्रिया करते हैं। सहायक क्रिया लिंग व वचन से प्रभावित होती है। लिंग और वचन होते हैं, जैसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग है, एक वचन बहुवचन है, इनसे क्या है? प्रभावित होती है। जैसे वह बाज़ार जा रहा है, तो इसमें जाना मुख्य क्रिया है, और रहा है यह क्या है? सहायक क्रिया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मान लो ये बहुवचन हो, जैसे वे यहाँ पर वे हो, वह की जगह वे हो, बहुवचन, तो वे बाज़ार जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो सहायक क्रिया है उसमें अंतर आ जाएगा, रहे हैं हो जाएगा, रहा है क्या। तो इसमें क्या है? लिंग वचन और काल से क्या है? प्रभावित होते हैं। आगे देखते हैं। फिर यहाँ स्त्रीलिंग कर्ता रखने पर क्रिया के रूप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे सीता बाज़ार जा रही है, तो यहाँ पर रही हो जाएगा अगर यहाँ पर लिंग परिवर्तन कर देंगे। राम गा रहा है, तो यहाँ पर राम है, गा रहा है, अगर सीता आ जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सीता गा रही है, तो यहाँ पर सहायक क्रिया है उसमें अंतर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, परिवर्तन हो जाएगा। आगे देखते हैं समापिका या असमापिका क्रियाएं। जो समापिका क्रिया और असमापिका क्रियाएं कौन सी होती हैं उनको हम देखते हैं। वाक्य के अंत में कर्ता के लिंग वचन पुरुष आदि के रूपांतरणों से मिलकर वाक्यों को समाप्त करने वाली क्रियाओं को समापिका क्रिया कहते हैं। जैसे शेर जंगल में रहता है, तो शेर जंगल में रहता है। पक्षी चहचहाते हैं, रामू पढ़ता है, बच्चे खेलते हैं। इन वाक्यों में रहता है, चहचहाते हैं, पढ़ता है, खेलते हैं,
ये सभी क्या है, समापिका क्रियाएं कहलाती है। जो क्रियाएं समापिका क्रियाओं के निश्चित स्थान पर प्रयुक्त न होकर अन्यत्र प्रयुक्त होती है तो उसे असमापिका क्रियाएं कहते हैं। जैसे वह दौड़कर सामान ले आया, वह दौड़कर सामान ले आया, इस वाक्य में दौड़कर असमापिका क्रिया है। ठीक है दोस्तों, दौड़कर क्या है, असमापिका क्रिया है। इसी प्रकार असमापिका क्रिया के कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार से हैं। मैं तभी नाश्ता लेकर आ रहा हूँ। क्या है, मैं अभी नाश्ता लेकर आ रहा हूँ। तो इसमें लेकर ये क्या है, असमापिका क्रिया है। उगते हुए सूर्य को सब प्रणाम करते हैं, उगते हुए सूर्य को सब प्रणाम करते हैं, तो इसमें उगते हुए ये असमापिका क्रिया है। चलते हुए नीचे देखने की ज़रूरत है, तो चलते हुए यह भी क्या है, असमापिका क्रिया है। फिर देखते हैं संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया कौन सी होती है? किसी क्रिया या संज्ञादि के योग से बनी क्रियाओं को संयुक्त क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया व सहायक क्रिया जब एक साथ प्रयुक्त होती है तब वे संयुक्त क्रिया के रूप में प्रयुक्त होती है। संयुक्त क्रियाओं के कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार से हैं। पानी बरसने लगा, पानी बरसने लगा। वह खा चुका है, मोहन चलता है। ठीक है दोस्तों। नेहरू जी जेल से पत्र लिखा करते थे। आप क्या लेना चाहोगे? राहगीर बैठे बैठे थक गया। संयुक्त क्रिया में सहायक क्रिया मूल क्रिया के सहकारी रूप में प्रयुक्त होकर अर्थ में विशिष्टता या नवीनता लाती है, इसलिए इसे रंजक क्रिया भी कहते हैं। संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग निम्नलिखित अर्थों में किया जाता है। अब देखिए कौन कौन से अर्थों में किया जाता है। आरंभ बोधक अर्थ, आरंभ बोधक अर्थ में जैसे मेला लगने लगा। अवकाश बोधक अर्थ जैसे कल दे देना। समाप्ति बोधक अर्थ जैसे सड़क बन चुकी है। और शक्ति बोधक अर्थ, शक्ति बोधक जैसे यह कार्य वह कर सकता है, यह कार्य वह कर सकता है। इसी तरह से आकस्मिकता बोधक शब्द जैसे सर्दी से लोग कपकपा उठे। फिर तत्काल बोधक अर्थ जैसे उसने सारा अखबार पढ़ डाला। ठीक है दोस्तों। फिर नित्यता बोधक अर्थ में जैसे सफलता उनको मिलती है जो कठिन परिश्रम किया करते हैं, तो इसमें नित्य बात है ये। इसी तरह से इच्छा बोधक अर्थ जैसे आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसमें इच्छा का बोध हो रहा है। इसी तरह से निरंतरता बोधक अर्थ जैसे काम करते रहो, मोहन जागता रहा। फिर विवशता बोधक जैसे पेट भरने के लिए कमाना पड़ता है, तो यहाँ पर विवशता प्रकट हो रही है, पेट भरने के लिए कमाना पड़ता है। फिर अभ्यास बोधक जैसे वह नित्य स्कूल जाया करता था। रीता बैडमिंटन खेला करती है, तो इसमें अभ्यास का बोध हो रहा है। इसी तरह से कुछ ऐसी संयुक्त क्रियाएं भी हैं जो एक ही अर्थ को बोध कराती है तथा जिसके प्रयोग से अर्थ में कुछ विशिष्ट या नवीनता नहीं आती है, जैसे कहना, सुनना, चलना, फिरना, नाचना, गाना, चढ़ना, लिखना, उठना, बैठना इत्यादि। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में देखते हैं हम नाम धातु क्रियाएं। तो नाम धातु क्रियाएं इसमें क्या होता है, क्रिया को छोड़कर अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से जो धातु बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे राधा बहुत लजियाती है। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण हैं। इसी प्रकार से नाम धातु से कैसे बनते हैं, लात से लतियाना,
आप से अपनाना, लाज से लजियाना, ठंड से ठंडाना, स्वीकार से स्वीकारना, अनुराग से अनुरागना, दुख से दुखाना, बदल से बदलना, हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, झूठ से जुठलाना, धिकार से धिकारना, खर्च से खर्चना और दाग से दागना। तो दोस्तों हिंदी में नाम धातु क्रिया का अधिक प्रचलन नहीं है। हिंदी भाषा है, इसमें नाम धातु का प्रचलन बहुत कम है। तो दोस्तों क्रिया का जो हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।